नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के व्लॉगर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है YouTube पर, लेकिन सभी में भ्रामक जानकारियां दी गई है कि ये हो गया है, वो हो गया है और ये हो जाएगा। बट एक्चुअली में अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या स्थिति है अभी आज की डेट में, वो हम इसमें जानेंगे एक्चुअल और जो ऑफिशियल डेटा वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो 8वें वेतन आयोग के ऊपर, जिसमें आपको मिलेगी शुरू से अंत तक की सारी सही जानकारी। इसमें दोस्तों जो इम्पैक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, साथ ही जो सेंटर और स्टेट के पीएसयूज़ है उनके ऊपर पड़ने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या इवोल्यूशंस हो चुके हैं और अभी 8वें वेतन आयोग की क्या स्थिति है, क्या क्या बेनिफिट्स 8वें आयोग से हमें मिल सकते हैं, और फाइनली इसका कंक्लूजन हम करते हुए इसको हम ख़त्म करेंगे लास्ट में। तो चलिए एक थोड़ा सा ब्रीफ हम इसको जान लेते हैं कि पे कमीशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों इसको बनाया जाता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, पेंशन्स और अलावेंसेस को रिवाइज किया जाता है हर 10 साल के अंदर। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पीएसयू के वर्कर्स है वो सभी शामिल होते हैं। पीएसयूज़ वो कंपनियां होती है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, एज ए टेरिटरी होती है उनकी, लाइक बीएसएनएल, एमटीएनएल, ओएनजीसी, बीएचईएल, पीईएल, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, पीएफसी और भी कई सारी कंपनियां आपको ध्यान होगा जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं और स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पर काम करती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकी जो भी पे पैरिटीज़ है उसको शॉर्ट आउट किया जाए, जो इन्फ्लेशंस चल रही है उसको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि जो भी रिवीजन होता है हर 10 साल में होता है, तो 10 साल में काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी होती है और लिविंग जो स्टैंडर्ड्स है, महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उन सबको मैच करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है और इसमें उन सभी एम्प्लॉयज़ की पे, पेंशन और अलावेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। इससे एक मोटिवेशन बना रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कि वो अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर सैलरी सफिशिएंट नहीं होगी महंगाई के अकॉर्डिंग, तो वो फिर काम में उतना ध्यान नहीं देंगे और परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। हिस्ट्री की अगर बात करें हम, तो 1946 में पहला पे कमीशन बना था, जिसमें सैलरी का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था कि सैलरी किस तरह से डिसाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफिसेज की। सेकंड सीपीसी 1957 में हुआ, जिसमें रेशनलाइजेशंस हुए। 70 में थर्ड सीपीसी में डीए रिफॉर्म्स हुए, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता होता है। फोर्थ सीपीसी 1983 में हुई, जिसमें पेंशन्स के ऊपर कुछ रिफॉर्म्स किए गए। देन फिफ्थ सीपीसी 1994 में काफ़ी अच्छा सैलरी जंप सभी एम्प्लॉयज़ को मिला। 2006 में सिक्स सीपीसी में ग्रेड पे इंट्रोड्यूस हुआ। 7वें वेतन आयोग 2014 में पे मैट्रिक्स सिस्टम आया और ग्रेड पे को ख़त्म किया गया। और अभी जो चल रहा है दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। 7वें वेतन आयोग का अभी क्या स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या चेंजेस होने के बाद में 8वें वेतन आयोग में वो लागू होंगे, तो वो एक बार देख लेते हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था। दोस्तों, जो गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं सेंटर और स्टेट के, वो 2006, 2016, 2026 इस तरह से उनका लागू होता है और पीएसयूज़ में एक साल बाद में वो लागू होता है। मिनिमम बेसिक पे जो 7वें वेतन आयोग में थी, वो 7,000 से रिवाइज करके 18,000 कर दी गई थी।
और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लैक्स बेसिक की बात हो रही है यहाँ पे, वो डिसाइड की गई थी। फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, यानी कि जो 2006 में जो बेसिक थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके उसको नया बेसिक डिसाइड किया गया था। अब इसमें एक्चुअली फिटमेंट फैक्टर किस तरह से आता है वो एक बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपका बेसिक में डीए मर्ज किया जाता है, फिर कुछ इंक्रीज जो हाइक दी जाती है पे में वो डिसाइड होती है, उसके बाद में आपकी बेसिक से डिवाइड करके वो फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। नाउ इसमें पे मैट्रिक्स भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और ग्रेड पे सिस्टम को ख़त्म किया गया था। देन इम्पैक्ट्स ये हुए कि सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ, पेंशन के बेनिफिट्स बढ़े और एचआरए और अलाउंसेस को भी बढ़ाया गया। जनरली इसमें चैलेंजेस ये होते हैं कि जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग ये होती है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, जबकि हमारा जो पे कमीशन है वो 10 साल में इम्प्लीमेंट होता है, तो तब तक काफ़ी पीछे छूट जाता है हमारा जो पे सिस्टम है। तो इसलिए हर 10 साल में इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और थोड़ा बहुत आगे तक का सोच करके भी किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो ये 2016 में जो इन्फ्लेशन 2016 में जो हमारा 7वां वेतन आयोग हुआ था उसके बाद से अभी तक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशंस हो चुकी है, उसको मैच करने के लिए 2026 में पे कमीशन 8वां वेतन आयोग लागू होना है। ये राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर्स कॉस्ट ये जो काफ़ी बढ़ चुकी है, इनको मैच करने के लिए पे कमीशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी सैलरी में पैरिटीज़ हो उनको ख़त्म किया जा सके और पेंशन्स के इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जो पेंशनर्स होते हैं उनकी सैलरी तो अब है नहीं, उनमें इंक्रीमेंट्स लगते नहीं हैं, तो उनका केवल पेंशन ही एक सहारा है, तो उनको भी मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट इश्यूज़ ये है कि डीए जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली क्रॉस हो चुका है, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर क्रॉस हो जाता है तो उसको बेसिक में मर्ज किया जा सकता है। ये 7th सीपीसी का एक क्लॉज था। सैलरी कंप्रेशन इन लोअर लेवल्स एंड पेंशन पैरिटी इश्यूज़, ये जो इशू है इनको ख़त्म करने के लिए ही 8वां वेतन आयोग की ज़रूरत हमें पड़ रही है। ठीक है जी, तो करंट स्टेटस ऑफ 8th पे कमीशन पे अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो 8वां वेतन आयोग है वो घोषित कर दिया है और कमीशन को 3 नवंबर 2025 को ऑफिशियली गज़ेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के जरिए लागू कर दिया है। इसमें चेयरपर्सन बनाया है जस्टिस श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को। मेंबर जो पार्ट टाइम है वो प्रोफेसर पुलक घोष है और मेंबर सेक्रेटरी है श्री पंकज जैन। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी अप्रूव हो चुकी है और जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं, जो भी ऑथोराइज्ड या नॉमिनेटेड नोडल सब नोडल ऑफिसर्स है मिनिस्ट्रीज़ के, डिपार्टमेंट्स के, अंडरटेकिंग पीएसयूज़ के एंड ऑफिसेज अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, उन सब से मेमोरेंडम इनवाइट किए गए हैं कि वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना मेमोरेंडम 30 अप्रैल 2026 तक सबमिट कर दें। ईमेल, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी ये मान्य नहीं है। एक जो वेबसाइट बनाई गई है 8cpc.gov.in, उसी पर पोर्टल बनाया हुआ है, उसके जरिए ही इनको ये सबमिट करना रहेगा। ये है वो कमीशन के जो मेन 3 पर्सन्स है जो कमीशन गठन किया गया है। 8cpc चेयरमैन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, मेंबर पार्ट टाइम प्रोफेसर पुलक घोष एंड मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन। मेजर डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉय यूनियंस जो है मेजर यूनियंस वो NCJCM है, BPMS है, AITUC है। इन्होंने जो डिमांड्स रखी है दोस्तों वो देखिए, मिनिमम सैलरी इन्होंने डिमांड की है कि जो पिछली बार 7,000 से 18,000 की गई थी, उस 18,000 को अब
70,000 के आसपास किया जाए, यानी कि 69 से लेकर 72,000 के बीच में उसको पहुंचाया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर है जो 3.83 से लेकर के 4.0 तक इसको इंक्रीज किया जाए। दूसरी डिमांड थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है उसको रिस्टोर करने की डिमांड भी मेजर यूनियंस ने रखी है, जो कि एक अच्छी बात है। 40 साल 35 साल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्विस देता है तो उसको कम से कम एक पेंशन तो मिलनी चाहिए इन कंपैरिजन टू द एमपीज एमएलएज। इंक्रीज इन एनुअल इंक्रीमेंट्स फ्रॉम 3% टू 5 to 6%, जो हर साल एक इंक्रीमेंट होता है 3% का, वो सफिशिएंट नहीं होता है सही में देखा जाए तो। उसको यूनियंस ने डिमांड किया है कि वो 5 से 6% तक बढ़ाया जाए। चौथी डिमांड जो इन्होंने की है वो है हायर एचआरए, यानी कि एचआरए अभी जो है 10, 20 और 30% है जेड, वाई और एक्स कैटेगरी में, तो इन्होंने डिमांड की है कि उसको 30, 35 और 40% किया जाए अकॉर्डिंगली। मतलब 40 एक्स कैटेगरी सिटी में, 35 वाई कैटेगरी सिटी में और 30% जेड कैटेगरी की सिटीज़ में। बेटर टीए एंड डीए फॉर द एक्स, वाई एंड जेड कैटेगरी सिटीज। जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज और डियरनेस अलाउंसेज है वो भी बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि होटल्स में ठहरने का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं आजकल, ट्रेवलिंग अलाउंसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और अदर काइंड ऑफ रिस्क अलाउंसेज है उनका भी रिवीजन के लिए मेजर यूनियंस ने डिमांड की है। दोस्तों अब हम एक देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ करंट 7th CPC बेसिक पे अगेंस्ट द प्रोजेक्शंस फॉर 3 डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर्स। यानी कि जो यूनियंस ने प्रपोज्ड की है 3.83 से 4.0 का फिटमेंट फैक्टर मैक्सिमम, वहाँ से लेकर के एक मॉडरेट लेवल 2.86 का फिटमेंट फैक्टर और एक वेरी कंजर्वेटिव यानी कि मिनिमम जो वो तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उससे आपकी सैलरी पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो लेवल 1 की जो एंट्री सैलरी होती है वो 18,000 है एज पर 7th CPC। वो अगर हम कंजर्वेटिव वे में 1.92 के फैक्टर से देखें तो 34,560 रुपीज़ बेसिक हो जाएगी। मॉडरेट की बात करें तो बेसिक आपकी 51,480 हो सकती है। और अगर प्रपोज्ड यूनियंस का जो सुझाव है वो अगर मान लिया जाता है तो दोस्तों आपकी सैलरी 18,000 से 69,000 तक हो सकती है। इसी तरह बाकी लेवल्स की आप देख सकते हैं। लेवल 3 21,000 से 41,000, 62,000 और 83,000 तक हो सकती है। लेवल 6 35,000 का 1,35,000 एंड लेवल 13 1,23,000 बेसिक से 4,71,000 बेसिक हो सकती है। बट चूंकि आप जानते हैं कि यूनियंस की बात एकदम से तो गवर्नमेंट मान नहीं लेती कि 4.0 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए, और मॉडरेट पर यूनियन नहीं मानेगी तो एक कंजर्वेटिव फैक्टर पे यूनियंस भी अपोज करेगी, तो एक मॉडरेट फैक्टर 2.86 का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैलरी हाइक यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है ये, मतलब कि एग्जैक्ट क्या होगा वो तो हम जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अभी तक का फ़िलहाल यही अपडेट था जो हम आपके पास लेकर के आए हैं। अब इससे इम्पैक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और PSU एम्प्लॉयज़ पर कैसे होगा। स्टेट गवर्नमेंट जनरली जो CPC रिकमेंडेशंस होती है उसी को ही फॉलो करती है। सेंट्रल पे कमीशन जो बनाया गया है, जो सेंटर के लिए लागू होगा, सेंटर के लिए जो रिकमेंड किया जाएगा उसी को स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी। और PSU रिवाइज वेजेस यूजिंग CPC एज बेंचमार्क, तो CPC के ही अकॉर्डिंग PSUs भी अपने रिवाइज वेजेस को रिवाइज करेगी और उनका एक साल बाद में होता है। यानी कि जो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें, सभी को सैलरी रिवीजन में बेनिफिट इसमें
होने वाला है। और अब देख लेते हैं कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो करंट बेसिक 18,000 से 69,000 तक हो सकती है अगर यूनियंस की जो सजेशंस हैं उनको मान लिया जाता है। लाइकली इंक्रीज की बात करें तो 25 से 40% का इंक्रीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मॉडरेट से एकदम मैक्सिमम तक। एनुअल इंक्रीज की सीलिंग 3% से बढ़ा करके 5 से 6% बढ़ाने की बात हुई है, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा एक इंक्रीज हमको देखने को मिल सकता है। HRA अलाउंसेस को भी इंक्रीज करने की बात हुई है, यानी कि मेजर यूनियंस ने डिमांड की है 35 and 40% HRA from Z, Y and X category cities। increased travel and dearness allowances वो भी बढ़ने की बात हो रही है, तो उसमें भी अच्छा खासा एक इजाफा आप देखने को मिलेगा आपको। हायर पेंशन एंड अलाउंसेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी सौगात होगी ये। और चूंकि ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में 2026 से लागू हो जाएगा, वहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, PSU कंपनियां होती है गवर्नमेंट की, उनमें 2027 से लागू होगा। तो दोस्तों, ये था अभी तक का 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड अपडेट। तो बने रहिए हमारे साथ और ताज़ा जानकारियों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक देखते रहिए RK व्लॉगर। थैंक यू, बाय बाय।